हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जो हमने आपकी सीरीज़ चला रखी थी पर्यावरण और पारिस्थितिकी की डिटेल में जो आपका समग्र अध्ययन है, उसमें हमने आपका क्या क्या कर लिया है वो हम देख लेते हैं। परिभाषाओं में आपकी ये सारी परिभाषाएं कर चुके हैं हम। पर्यावरण, जैवमंडल, पारिस्थितिकी ये सब हो चुका है। जीवों भी हो गया है आपका, और प्रमुख अजैविक और अजैविक की प्रतिक्रियाएँ, साथ ही आपकी प्रमुख जैविक घटक, इधर ये पारिस्थितिकी तंत्र के घटक एवं प्रकार ये भी हो गए। पिछली वीडियो में आपके पारिस्थितिकी पिरामिड भी हो गए हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका रहेगा, क्या रहेगा, विभिन्न स्तरों पर प्रदूषक। क्या विभिन्न स्तरों पर प्रदूषक, ये आज का टॉपिक है। और उसके बाद हम आपका जो इसके बाद जो टॉपिक रहेगा वो आपका जैव संचयन होगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। और ये जो वीडियो है ये आपके प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, खासकर आपका यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, जो टीचिंग एग्ज़ाम में आपका जो पूछा जाता है ना, क्या पूछते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आते हैं कि ईवीएस से संबंधित, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें हमने आपके पिछली वीडियो में पिरामिड देख लिए थे। आज का जो है वो आपका है पारिस्थितिकी अनुकूलन के नियम। क्या है? पारिस्थितिकी अनुकूलन के नियम है, जिसमें आपके ग्लोर, एलन और हैमिल्टन, सेल्फोर्ड और लिवियन इनके दिए गए, साथ ही जैविक कारकों के बीच अंतःक्रिया का भी दिया गया है टोटल। ठीक है, जिसमें आपकी तटस्थता, सहभोजिता, परजीवी, परवक्षण और इसी के साथ स्पर्धा और सहजीवी, इनसे संबंधित हम पूरा अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम अध्ययन स्टार्ट करते हैं। हम पहले टॉपिक पर आ जाएंगे अपना, शुरू करते हैं। पारिस्थितिकी अनुकूलन के नियम, यानी कि जो हमारी पारिस्थितिकी है उसको अनुकूलन, कौन कौन से अनुकूलन के नियम है वो हम देखेंगे। जिसमें आपका पहला नियम आएगा ग्लोगर का नियम। ग्लोगर का नियम क्या है कि यह नियम बताता है कि एंडोथर्म की एक प्रजाति के भीतर अधिक भारी रंजित रूप अधिक नम वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे भूमध्य रेखा के पास के जो क्षेत्र होते हैं वो किसमें, तो ये आपके ग्लोगर के नियम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, जो एंडोथर्म की एक प्रजाति के भीतर अधिक भारी रंजित रूप अधिक नम वातावरण में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे है आपका एलन का नियम। एलन का नियम क्या कहता है, तो एलन का नियम कहता है कि ठंडे वातावरण में रहने वाले प्राणियों के अंग, कान और अन्य उपांग गर्म वातावरण में रहने वाले प्राणियों की तुलना में छोटे होते हैं। विनिर्देशित रूप से कहा जाए तो समतापी प्राणियों का जो सतह क्षेत्र से आयतन का अनुपात जिस आवास में वे रहते हैं उसके औसत तापमान में बदलाव के साथ बदलता रहता है। अर्थात वातावरण में अनुपात कम होता है तथा गर्म वातावरण में ज़्यादा होता है। अब ये एलन का जो नियम है ये क्या बताता है, तो ये बताता है कि यह जो नियम है ये ठंडे वातावरण में रहने वाले प्राणियों के जो अंग होते हैं, जिसमें जैसे कि आपके कान, नाक, मुंह है, उनके जो उपांग हैं वे गर्म वातावरण में रहने वाले प्राणियों की तुलना में छोटे होते हैं। क्या होते हैं? छोटे होते हैं। जो गर्म वातावरण में रहते हैं उनके जो अंग होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, और जो ठंडे प्रदेश में रहते हैं उनके थोड़े से छोटे होते हैं। ठीक है, फिर है कि वे निर्दिष्ट रूप से कहा जाए तो समतापी प्राणियों का सतह क्षेत्र से आयतन का अनुपात जिस आवास में वे रहते हैं उनके औसत तापमान में बदलाव के साथ बदलता रहता है। अर्थात ठंडे वातावरण में अनुपात कम होता है और गर्म में अनुपात ज़्यादा होता है। ये जो नियम है ये बताता है कि ये मोटे तौर पर वितरित टैक्सोनोमिक क्लैंड के भीतर जैसे बड़े आकार की आबादी और प्रजातियां ठंडे वातावरण में पाई जाती हैं, जबकि गर्म क्षेत्र में आबादी जो है वो छोटे प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। और जो बागमर्न का जो नियम है वो केवल जानवरों के समग्र आकार का वर्णन करता है, लेकिन एलन का जो नियम है वो शरीर के अंगों को भी शामिल करता है। जो बागवर हैं उनका जो नियम है वो कहता है कि जो समग्र जानवरों को आकार का वर्णन करते हैं, और एलन है वो जानवरों के साथ साथ जो मनुष्य के शरीर के अंगों का भी मिश्रण कर रखा है। फिर आता है रेंज का नियम। तो रेंज का जो नियम है वो बताते हैं कि ये एक एलोमेट्रिक्स पर एक जैविकी नियम है जो यौन आकार की द्विरूपता से संबंधित है। किसी यौन आकार की द्विरूपता से संबंधित है। एक वंश के भीतर प्रजातियों में आकार द्विरूपता बढ़ते शरीर के साथ बढ़ता है। जब नर बड़ा लिंग होता है और जब मादा बड़ा लिंग होता है तो शरीर के औसत आकार में वृद्धि के साथ घट जाता है। ठीक है,
इसके बाद आता है हैमिल्टन का नियम। तो जो हैमिल्टन का नियम बताता है कि जब दो व्यक्ति ज़्यादा नज़दीकी रिश्तेदार होते हैं तो आनुवंशिक चयन की आवृत्ति बढ़ जाती है। इसके बाद है सेल्फोर्ड का सहनशीलता का नियम। यह नियम बताता है कि एक जीव की सफलता पारिस्थितिकी के एक जटिल समूह पर आधारित होती है और यह कि प्रत्येक जीव के पास एक निश्चित न्यूनतम, अधिकतम और इष्टतम पर्यावरणीय कारक या कारकों का संयोजन होता है जो सफलता निर्धारित करते हैं। इसी के साथ है कि लीविंग का न्यूनतम सिद्धांत। इसके अनुसार वृद्धि उन पोषक तत्वों या पदार्थों पर निर्भर करती है जो आवश्यकता अनुसार कम से कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। अब ये आपके जैविकी कारकों के बीच अंतर संबंध उससे संबंधित है। तो इसमें आएगा आपका सहजीविता। सहजीविता क्या है? तो इसकी उदाहरण है कि दो विभिन्न प्रजातियों में ऐसी अन्योन्य क्रिया जिसमें दो प्रजातियां लाभान्वित होती हैं वो आपकी सहजीविता कहलाती है। जैसे कि लाइकेन का कवक, शैवाल, ये साइनोबैक्टीरिया के साथ संबंध, या फिर आपका माइकोराइजा का कवक और पौधों की जड़ों के साथ जुड़ाव, वहीं अंजीर के पेड़ और ततैया के बीच संबंध। ये सब क्या है? ये आपकी सहजीविता के उदाहरण है। इसके बाद आता है स्पर्धा। ठीक है, तो स्पर्धा समान संसाधनों को लेकर दो जीवों के बीच जो संघर्ष की अवस्था होती है उसको स्पर्धा कहा जाता है। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि स्पर्धा निकटता से संबंधित प्रजातियों के बीच होती है, परंतु यह पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। अलग अलग प्रजातियां भी समान संसाधनों के लिए स्पर्धा कर सकती है। इसी के साथ स्पर्धा को सीमित करने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रजातियों की दक्षता दूसरे प्रजातियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। जैसे बकरियों को लाने के पश्चात गालापागोस द्वीप समूह में अविंगडन कछुआ का विलुप्त हो जाना। ठीक है, फिर आता है परवच्छन। परवच्छन क्या है? तो परवच्छन यह एक जैविक अन्योन्य क्रिया है जिसमें एक प्रजाति को लाभ तथा दूसरे प्रजाति को हानि होती है। सहबीजी, जब एक प्रजाति को लाभ तो दूसरी को भी लाभ होती है। और परवच्छन क्या है? जब एक जीव को तो लाभ होगा लेकिन दूसरे जीव को लाभ नहीं होता। जैसे कि शेर के द्वारा हिरन का जो शिकार होता है उसमें शेर का पेट भरता है, लाभ होता है शेर को, हिरन को हानि। फिर है कि कृषि में कीट नियंत्रण के लिए अपनाई गई जैविक गतिविधियाँ कीड़े एवं मेढक की कुछ प्रजातियां शिकारी से बचने के लिए अपने रंग को बदल देती हैं। शिकारी समुदाय की प्रजातियां विविधता को बनाए रखने में मदद करती हैं। वहीं है परजीवी। परजीवी तो यह दो प्रजातियों के बीच एक ऐसी परिस्थिति का संबंध है जिसमें एक जाति को हानि होती है तो दूसरी को अप्रभावित रहती है। परजीविता प्रजातियों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव दूसरे जीव के अंदर रहता है, उसे नुकसान पहुंचाता है। ऐसमें परजीवी को लाभ होता है और होस्ट जीव को हानि होती है। कई परजीवी होस्ट विशिष्ट होने के लिए विकसित हुए हैं। इस तरह दोनों होस्ट और परजीवी सह उद्दीपक के रूप में रहते हैं। अधिकांश परजीवी मेजबान को नुकसान पहुंचाते हैं। वे होस्ट की वृद्धि और प्रजनन और इसकी जनसंख्या के घनत्व को कम करते हैं। आगे है कि एक्टोपारासाइट। तो एक्टोपारासाइट वे जीव जो होस्ट की बाहरी सतह पर रहते हैं जैसे कि लाइस या कुस्कुटा का पौधा। फिर है कि एंडोपारासाइट। ये वे पारासाइट हैं जो मेजबान शरीर के अंदर अलग अलग रहते हैं जैसे कि यकृत, किडनी, रक्त कोशिकाएं आदि। अंडपरजीवी। तो अंडपरजीवी पक्षियों की खास विशेषता होती है जैसे दूसरों के घोंसले में अंडे देना। सहभोजिता। तो सहभोजिता यह एक दीर्घकालिक जैविक अन्योन्य क्रिया है जिसमें एक सदस्य दूसरे प्रजाति से लाभ प्राप्त करती है जबकि दूसरी प्रजाति ना तो लाभान्वित होती है और ना ही नुकसान पहुंचता है। जैसे कि आर्चिड आम की शाखा पर एक अधिपादक के रूप में बढ़ता है तथा वेल की पीठ पर उगने वाले वर्नाकल को वेल से लाभ प्राप्त होता है, जबकि ना तो आम के पेड़ और ना कि बेल को किसी भी प्रकार का इन्हें ना नुकसान होता है ना लाभ होता है। जैसे कि चढ़ने वाले मवेशियों पर बैठा हुआ बगुला। फिर है असहभोजिता। इसमें एक प्रजाति को हानि होती है और दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहती है। जैसे कि ब्रेड मोल्ड फंगी पेंसिलिन या पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक पदार्थ का उत्पादन करता है जो विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं के विकास को रोकता है। यह एक बड़ा पेड़ छोटे पेड़ को छाया देता है जिससे छोटे पेड़ की वृद्धि रुक जाती है। तटस्थता। एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती हैं। जातियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, न नकारात्मक न सकारात्मक।
किसी विशिष्ट क्षेत्र के जैविक समुदाय के सदस्य एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। उनकी पारस्परिक क्रियाएं जैसे भोजन, आवास, प्रजनन, सुरक्षा में परिलक्षित होते हैं। ये पारस्परिक क्रियाएं एक समूह के रूप में समुदाय की उत्तरदायिता के लिए महत्वपूर्ण है। ये कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे सीधे नेक्स्ट वीडियो पर। नेक्स्ट है स्थलीय परितंत्र, तो इससे संबंधित नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।